नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है पाठशाला एकेडमी पर। दोस्तों, हम आपके लिए ला रहे हैं एमपी पुलिस एग्जाम के वो टॉपिक जहां तक आपकी और किताबों की पहुंच नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का पिछला बजट। यहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और लोगों पर बन नहीं रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से और अगले एक दो वीडियो के माध्यम से हम पूरे बजट को कवर करेंगे। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पाठशाला एकेडमी आपकी अपनी खुद की एकेडमी है, ठीक है। दोस्तों देखिए, जिस बजट की हम बात कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश का बजट है। ये प्रेस नोट है। प्रेस नोट का मतलब होता है जब बजट बन जाता है तो जनता के सामने जो डॉक्यूमेंट लाया जाता है ताकि सारी चीजें संक्षिप्त रूप से जनता को पता पड़ जाए, ये वही है। मतलब बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक मटेरियल हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसकी विश्वसनीयता में कहीं से भी कोई कमी नहीं है। तो आप देखेंगे कि ये जो बजट था वो वित्त मंत्री किसने, जगदीश तिवारी जी के द्वारा जो है लाया गया था। 2021-22 का बजट है, ध्यान रखें। अब जो बजट आएगा वो 2022-23 का होगा। इसकी कुछ बातें निम्न है। अब ध्यान रखें, ये फैक्चुअल होता है बजट। इसमें बहुत ज्यादा समझाने का हम पे ना तो अभी समय है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स है पूरी। आपको फैक्टों पर पूरा ध्यान देना है कि किस विभाग को कितना पैसा मिला, क्या घाटा हुआ, क्या फायदा हुआ। देखिए, इस बजट का थीम था आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। मतलब मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास था इस बजट के माध्यम से। पहली चीज ये है। दूसरा, ध्यान रखना, इसे जनता का बजट भी बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि जनता से जो है फीडबैक लिया गया था। जनता से पूछा गया था कि बजट को कैसा बनाया जाए। मतलब जनता के सुझाव के आधार पर बजट जो है तैयार किया गया है। दूसरा, इसे डिजिटल बजट भी कहते हैं। क्यों कह रहे हैं डिजिटल बजट? क्योंकि ये आपको जो है डिजिटली एमपी गवर्नमेंट डायरी ऐप पर मिल जाएगा। आप वहां पर भी इसे देख सकते हैं। साथ ही साथ www.finance.mp.government.in पर भी ये मिल जाएगा, जो कि वित्त विभाग की वेबसाइट है, ठीक है। इसलिए इसे बोला जा रहा है डिजिटल बजट। अब यहां से फैक्ट चालू होते हैं, आपको रटना ही है। देखो, जो विनियोग की राशि थी इस बजट में वो थी आपकी 241,375 करोड़। मतलब 2,41,375 करोड़ विनियोग की राशि थी। मतलब कितना पैसा जो है निकाल सकती है सरकार खर्च करने के लिए। लेकिन शुद्ध व्यय कितना करेगी? 2,17,123 करोड़। तो ये आंकड़ा आपको ध्यान रखें कि इस बजट की विनियोग की राशि कितनी है और शुद्ध व्यय कितना है। राजस्व घाटा कितना है इस बजट का? 8,224 करोड़। कितना? 8,224 करोड़। फिर आता है सकल घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का कितना परसेंट अनुमानित होगा। मतलब अगर हम राज्य की जीडीपी को देखें, सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी, अगर आप थोड़ा भी जानते होंगे। राज्य मतलब एस, मतलब एसडीईपी का राजकोषीय घाटा जो होगा वो कितना परसेंट होगा? एसडीईपी का वो होगा 4.5% अनुमानित है। आपको एक चीज बताऊं, हर सरकार चाहती है कि उसका राजकोषीय घाटा कम से कम हो, ठीक है। तो अभी 4.5% है। अब सरकार ने हर साल तय किया है कि आधे आधे परसेंट कम करेंगे हम उसे। तो ये फैक्ट भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। जो सबसे लास्ट में होगा कि अगले साल का अनुमानित कितना है, 4 होगा, फिर उससे कम 3.5, फिर 3। तो वो हम सबसे लास्ट में फैक्ट देखेंगे, ठीक। फिर आता है कि सरकार की अनुमानित प्राप्तियां कितनी है। अनुमानित राजस्व प्राप्तियां मतलब सरकार ने क्या बताया बजट में कि उसे कितना पैसा मिलेगा। वो मिलेगा 1,64,677 करोड़, ठीक है। जिसमें राज्य के स्वयं की कर की राशि कितनी होगी, मतलब टैक्स से कितना पैसा मिलेगा? 64,914 करोड़। केंद्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा कितना होगा? जो केंद्र सरकार कर लेती है तो राज्यों को भी बांटती है, वो हिस्सा कितना होगा? 52,247 करोड़। कलेक्टर राजस्व कितना होगा? मतलब सरकार जो कंपनियां वगैरह चलाती हैं, जो लाभ प्राप्त करती हैं, उसे बोलते हैं कलेक्टर राजस्व। तो ये कितना होगा? 11,742 करोड़। और केंद्र से सहायता जो मिलेगी अनुदान के रूप में वो कितनी मिलेगी? 35,774 करोड़। तो कम से कम आप इतना तो ध्यान रखना इसमें कि हमारी हमारी अनुमानित राजस्व प्राप्तियां कितनी है? 1,64,667 करोड़ बजट के अनुसार, ठीक है। अब हम देखेंगे ये 2021-22 में वर्ष 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में राज्य स्वयं के कर राजस्व में कितने परसेंट की वृद्धि अनुमानित है। कहने का मतलब यह है कि पिछले साल जो हमारा बजट बना था उसमें हमने जो अनुमान लगाया था कर राजस्व का, उसकी तुलना में अब हम पे कितना
हम कितना बढ़िया है। तो 22% की वृद्धि वृद्धि हुई है पिछले वाले बजट से। इसी तरीके से 2020-21 के पुनरीक्षित अनुमान, पुनरीक्षित मतलब द्वारा से जो अनुमान लगाया है, इसकी तुलना में राजस्व व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि अनुमानित है? 9% की। कि राजस्व हमारा जो खर्चा होगा वो 9% पिछले साल से ज्यादा होगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से पिछले साल की तुलना में पूंजीगत व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? पूंजीगत व्यय में होगी 42.6% की वृद्धि। ये पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय, ये थोड़ी अलग अलग चीजें होती है, अब हमें इतना समय नहीं है कि हम इन सारी चीजों पे बात करें। ठीक है, सिर्फ आपको फैक्चुअल देखना है। फिर आप देखेंगे जो पूंजीगत व्यय होगा वो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितने परसेंट अनुमानित किया गया है? 3.9%। फिर राजस्व घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितने परसेंट है? माइनस में 0.73%। कौन सा? राजस्व घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का, मतलब कुल मिलाकर राजस्व घाटा और होगा, माइनस का मतलब है। तथा ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का कितना होगा? 12.72। मतलब जो ब्याज दिया जाएगा, जो ब्याज लिया जाएगा, सरकार कई लोगों को उधार देती है, तो वो राजस्व प्राप्तियों में ही आता है, मतलब सरकार को पैसा मिलेगा। वो कितने होगा? टोटल राजस्व का 12.72%। अब सुनिए, बहुत सारे ये फैक्टर ध्यान रखें, ये बजट पूरा फैक्ट पे चलता है, इसलिए आपको याद ही करना पड़ेगा। इसमें मैं आपका कोई विशेष सहयोग नहीं कर सकता हूं, सिर्फ आप तक कंटेंट पहुंचा रहा हूं। अब देखिए सरकार ने किस विभाग को कितना पैसा दिया है, ये प्रश्न आते हैं बहुत। तो देखिए, अनुसूचित जाति की जितनी भी स्कीमें हैं जनजाति की, उनको 24,911 करोड़ रुपए दिए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 17,980 करोड़ रुपए दिए, मतलब एससी एसटी समुदाय को इतना, एसटी एससी समुदाय को इतना, उनकी जो स्कीमें चल रही हैं उसके लिए। फिर आप देखेंगे जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बता दूं, वैसे तो मैं सब पे बात करूंगा लेकिन महत्वपूर्ण पे निशान भी लगवा दूंगा। सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना के लिए कितना करोड़ रुपया? 9,793 करोड़। जल जीवन मिशन को ध्यान रखना, जल जीवन मिशन के लिए 5,792 करोड़ का प्रावधान किया गया है। माध्यमिक शालाओं के लिए 5,329 करोड़। अटल कृषि योजना को फिर ध्यान रखना, ठीक है, 4600 करोड़ रुपए का प्रावधान अटल शक्ति कृषि ज्योति योजना के लिए किया गया है। फिर शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए 4,027 करोड़। जो मैं आईएमपी लिखता चल रहा हूं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आता है समग्र शिक्षा अभियान के लिए 3,993 करोड़ का प्रावधान है। फिर इसको ध्यान रखना कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, कौन सा वित्त आयोग? 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु कितना रुपए दिया जाएगा? 4,394। स्थानीय निकाय मतलब नगर निगम, नगर पालिकाएं, पंचायतें। फिर प्रवेश कर से नगरीय निकायों को हस्तांतरण कितना होगा? 3,600 करोड़। ठीक है, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं, ये फैक्ट महत्वपूर्ण है। जहां पर भी मैं आईएमपी लिखता चल रहा हूं वो आपके लिए फैक्ट महत्वपूर्ण है। फिर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए कितना रुपए का प्रावधान है? 3,200 करोड़। ठीक है, इसको इंपोर्टेंट कर लीजिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 3,035 करोड़। प्राथमिक शालाओं के लिए ये है जनजाति कार्य विभाग के द्वारा, तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं, जो कि जनजाति कार्य विभाग के द्वारा 2,987 करोड़। पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को भी ध्यान रखना, 2,925 करोड़। अटल गृह ज्योति योजना के लिए, वो कृषि ज्योति योजना थी, अटल गृह ज्योति योजना 2,581 करोड़। फिर आता है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2,500 करोड़। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2,220 करोड़। यही फैक्ट है महत्वपूर्ण, ठीक है। फिर आता है नहरों से संबंधित निर्माण कार्य के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। कला विज्ञान और वाणिज्य महाविद्यालय के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए, इसको ध्यान रख लेना, 2,000 करोड़, मतलब मनरेगा आपका। फिर आता है मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता हेतु 2,000 करोड़, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। फिर बांध और संलग्न कार्यों के लिए 1,885 करोड़। सामाजिक सुरक्षा कल्याण के लिए इतना, माध्यमिक शालाओं के लिए फिर इतना जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। फिर हाउसिंग फॉर ऑल नामक योजना है, मतलब सभी के लिए घर, उसके लिए 1,500 करोड़। फिर सीएम राय योजना, ये तो बहुत चल रही है, इसको ध्यान रख लेना, 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। फिर है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए 1,450 करोड़। ठीक है, बहुत फैक्ट है, आपको याद ही करने हैं। फिर इसके बाद न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम हो गया। मध्य प्रदेश द्वारा 5 एचपी, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। बत्ती कनेक्शन, कृषि पंपों, थ्रेशरों और एक व्यक्ति कनेक्शन जो निःशुल्क दिया जाता है गांव में, उसके लिए 1,301 करोड़। फिर आंगनवाड़ी सहायता को ध्यान रख लेना, 1,272 करोड़।
फिर आता है मैग्निफिसेंट एमपी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन स्कीम, इसको भी ध्यान रख लेना, ठीक है। कितना, 1237 करोड़। फिर जिला सिविल अस्पताल औषधालय के लिए मतलब हॉस्पिटलों के लिए इतना है। जिला चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए इतना है। फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धाश्रम पेंशन योजना के लिए 1144 करोड़ है। मध्याह्न भोजन योजना का जरूर ध्यान रखना, 1001 करोड़ है, ठीक है। ये सारा मैं खर्चे जो भी है वो बता रहा हूं। अटल मिशन फॉर रिजेनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, 1000 करोड़। सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण देने के लिए 1000 करोड़ है। लाडली लक्ष्मी योजना को जरूर ध्यान रखना, 9 से 22 करोड़। स्मार्ट सिटी के लिए 9 से करोड़, ठीक है। अनुरक्षण और मरम्मत के लिए ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के लिए 878 करोड़। फिर 11वीं 12वीं महाविद्यालय छात्रवृत्ति के लिए इतना, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। फिर आता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के लिए, ये भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के नवीनीकरण के लिए 850, ये भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। फिर देखना मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए बाह्य वित्त पोषित 602 करोड़। मुख्यमंत्री जल कल्याण संबल योजना, ये भी महत्वपूर्ण है, 600 करोड़। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के लिए इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। राज्य शासन के उपक्रमों की पुनर्संरचना हेतु इतने, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। फिर प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि 550 करोड़, ठीक है, वन लगाने के लिए। निर्मल भारत अभियान के लिए 500 करोड़। तो ये फैक्ट है, ठीक। इसके अलावा कुछ फैक्ट हैं, ये कोई महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये जो चार्ट है जो मैं अगले वीडियो में वीडियो बताऊंगा कि इसमें सारी चीजें होंगी कि किस विभाग को कितना दिया गया है। इसमें लास्ट में एक चीज है वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, मैं बता दूं, बहुत ज्यादा। राजकोषीय संकेतक है रोलिंग टारगेट्स, हम मतलब हमारे भविष्य के टारगेट है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि सरकार ने क्या तय किया है भविष्य के लिए। तो आपको आगामी 3 वर्षों के निर्धारित लक्ष्य याद रखना है कि सरकार ने क्या तय किया है। सुनो, राजस्व आधिक्य करेंगे हम अगले साल या राजस्व घाटा करेंगे, तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है, अगले साल के लिए ध्यान रखें, ठीक है। एक तो 2021-22 के लिए ध्यान रखना, तो 2021-22 में हमारा राजस्व आधिक्य या घाटा कितना होगा, हम घाटे में ही रहेंगे, हम आधिक्य में नहीं रहेंगे, -0.73, ठीक। राजकोषीय घाटा 4.5 रहेगा और कुल बकाया दायित्व रहेगा 28.5। सीधा सीधा ध्यान रखना, एक तरफ राजस्व आधिक्य, एक तरफ राजकोषीय घाटा है, तो ध्यान रखना ये कितना 4.5 है इस वाले बेट में। अब देखो इसको हम अगले साल 4 करने वाले हैं, अगले साल 3.5 और अगले साल 3। ये फैक्ट सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं मैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। बाकी राजस्व आधिक्य हम चाहते हैं कि अगले साल हमारा बजट राजस्व आधिक्य को लेकर बने, लेकिन इस साल कैसा है, राजस्व घाटे को लेकर है, उसके अगले बार भी, उसके अगले बार भी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। मेनली इस फैक्ट में मैं आपको बताऊं, राजकोषीय घाटे का फैक्टर, ये जो चारों लाइनें हैं यही महत्वपूर्ण है कि इस साल का टारगेट कितना हमारा राजकोषीय घाटे का 4.5, अगली बार 4, फिर 3.5 और फिर 3, ठीक है। ये सारी चीजें थी, बजट में आपको बहुत बेहतर करा दूंगा, 1-2 वीडियो और हम कंटेंट लाएंगे बेहतर। प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें, कंटेंट ओरिजिनल होगा, बहुत जल्दी हम करा रहे हैं, रात दिन हमारा प्रयास है कि आपके जितने भी नंबर हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, हम सब पर वीडियो बनाएं। आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं कि सर इस वीडियो पर जो है आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी टॉपिक हो आप बताइए, बेहतर कंटेंट हम ला रहे हैं। थैंक यू आप सभी का।